गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपनी इस क्लास में। चैप्टर फर्स्ट एक पार्ट हमारा हुआ था, हमने एजेंडा 21 तक पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं डेवलपमेंट। तो यहाँ तक हमने कर लिया था अपनी पहली क्लास में। हम अब आगे चलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, रिसोर्स प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं संसाधनों का संयोजन करना, उसको रखना। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, अगर हम उनका सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे सही तरीके से यूज़ कैसे नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इसमें चलते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें इन स्टेट्स की, ठीक है, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके अंदर खूब मिनरल्स हैं, खनिज हैं, कोल है। अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे पानी की पूरी मात्रा है, लेकिन फिर भी विकास डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। राजस्थान के अंदर देखो आप, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा बहुतायत में है, बहुत मिलती है, लेकिन जल संसाधनों की यहाँ कमी है। लद्दाख है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ के रेगिस्तान है यहाँ पे। और उसी तरीके से हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो बहुत ही एक्सपेंडेड है। अगर हम नेशनल, स्टेट, इनकी अगर बात करें तो रीजनल और लोकल लेवल की बात करें तो बहुत फैले हुए हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड और प्लानिंग नहीं है। बैलेंस्ड प्लानिंग नहीं है तो इसके लिए क्या हुआ कि आज़ादी के बाद में, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर हम आते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, there are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. बहुत सारे यहाँ पे साधन है, लेकिन सही तरीके से उनका यूज नहीं हो रहा है। सही तरीके से अगर उनका यूज नहीं हो रहा तो वो डेवलप्ड नहीं है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डेवलप्ड है। कैसा हो रहा है ये ऐसा? अगर हम इसकी बात करें तो प्लानिंग कमीशन में यहाँ पे हम आते हैं। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया कि 5 सालों के लिए इन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है, और आज़ादी के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं इन्होंने बनाई। वो पंचवर्षीय योजनाएं किस लिए बनाई थी? वो पंचवर्षीय योजनाएं इसलिए बनाई थी कि संसाधनों का हम सही तरीके से यूज कर सके और हम आगे बढ़ सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बनाया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आफ्टर इंडिपेंडेंस। कब बनाया गया था? स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस के बाद में बनाया गया था। अब अगर हम इतिहास की बात करें तो जितने भी रिसोर्सेज है वो एक नीड है हमारी, ठीक है, और अगर उनका अगर अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आ रही है बात समझ में? और इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किए हैं और अपने आप को डेवलप बनाया है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की। Resources are vital for any development activity, but irrational consumptions and over utilization, वही बात वापस से, ये रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, लेकिन उनका सही तरीके से कंजप्शन नहीं होना, ओवर यूज होना, जैसे सोशल इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो रही है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो हमको सही तरीके से इनका यूज़ करना है। अब गांधी जी ने क्या कहा था उसके लिए? ठीक है, गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी जी वेरी एप्ट इन वर्सेस, ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? देखिए, इन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड।
सभी की आवश्यकता के लिए तो यहाँ सब कुछ है, लेकिन उनके लालच के लिए नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता आपूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लालच के लिए नहीं है। और इसमें इट मीन्स कि पेट भरने के लिए तो सब कुछ है, लेकिन स्टोर करने के लिए नहीं है। लेकिन कर क्या रहे हैं आजकल के हमारे लीडर्स हैं, वो ऐसा ही काम कर रहे हैं। वो शायद गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। अगस्त मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेज। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो बहुत बड़ा एक जन समुदाय है उसके उत्पादन के लिए जो उत्पादित पदार्थ है वो सही तरीके से नहीं है। अब देखो मेन चीज़ अगर हम चले तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसके अगर हम बात करें तो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर 1968 के अंदर इसके बारे में संसाधन के संरक्षण के बारे में जो बताया था वो क्लब ऑफ रोम ने की थी। किन्होंने की थी 1968 के अंदर, किसने बताया था? क्लब ऑफ रोम ने इनकी वकालत की थी, एडवोकेट इनको किया था। और उसके बाद में 1974 में गांधीन फिलोसफी प्रेजेंट की थी। वो किसने प्रेजेंट की थी? सोमेश्वर ने की थी। इनकी बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। और वो गांधी जी से प्रभावित थे। उनके बाद में 1987 में ब्रूटलैंड की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर भी काफ़ी कुछ बताया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। एक बुक भी थी उस समय, ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य नाम से ओवर कॉमन फ्यूचर प्रदर्शित हुई थी। उसके बाद में 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर एक समिट हुई थी। समिट के अंदर भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की, भू संसाधन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वी लिव ऑन लैंड, चलिए इसी की बात करते हैं। हम ज़मीन के ऊपर रहते हैं और ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, पैसा भी यहीं कमाते हैं, यहीं से हम अपने गाय भैंसों को चराते हैं, हमारा जीवन चलता है, इकोनॉमिक फिजिकल और सब कुछ यहीं पे हम करते हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो जो बात है बिल्कुल से सही है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत में जो हमारी जो ज़मीन है, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, अब देखो हम पहाड़ों पे नहीं रह सकते 30%, प्लेन्स प्लेट्यूज भी हम नहीं रह सकते जो 27%। तो जीने के लिए प्लेन है कितना है? 43% है, ठीक है। उस 43% के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। अब उस 43% के ऊपर रहते हैं तो उनका यूज भी कैसे है वो देखिए। 30% भाग तो क्या है? पर्वत फैले हुए हैं, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू पूरा पढ़ा ही। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, किस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। अलग अलग इसके यूजेस हैं, ठीक है। पहला लिखा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जरूरी है। सेकंड नंबर लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए जो ज़मीन उपलब्ध नहीं है, जैसे कुछ ज़मीन बैरन है, बंजर है, कहीं पर एग्रीकल्चर की इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। 3 नंबर पे चलते हैं तो यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड और नहीं बीजी हुई ज़मीनें, ठीक है। वहाँ पे क्या है? परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जो क्या है? चरागाह है। चरागाह मतलब जानवरों को चरने के लिए। कुछ ऐसी ज़मीनें जहाँ से 5 साल तक खेती नहीं की हुई तो वो भी बंजर में आ जाती है। उसके बाद में अगर 4 नंबर पे आते हैं तो फैलो लैंड्स, फैलो लैंड्स को जहाँ पे खेती नहीं की गई हो पिछले 1 साल से, उनको हम फैलो लैंड के अंदर रखते हैं। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, 1 से 5 साल तक जिनमें खेती नहीं की गई हो। नेट शोन एरिया, जहाँ पे नेवल एरिया भी बोलते हैं इसको, खेती के लिए प्रोवाइड ज़मीन जहाँ पे खेती की जाती है। 1 साल के अंदर बोए गए जो फसल है वो कृषित एरिया या शॉन एरिया कहलाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत में भारत में जो पृथ्वी है उसका प्रारूप, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, कि भारत में लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है। देखो लैंड यूज़ का पैटर्न इंडिया के अंदर वैसे ही, किस तरीके से हम खेती करेंगे।
हमारे पास फिजिकल है, हमारे पास क्लाइमेट है, हमारे पास सोइल है, हमारे पास ह्यूमन बींग है, लेकिन उसी के साथ साथ में हमारा जो पॉपुलेशन रेशियो है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी एबिलिटी है, हमारे पास जो हमारी कल्चर है, कैपेसिटी है, उनको देखते हुए हमारी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए तो फॉलो करते हुए तो हम काम करेंगे। जैसे रिपोर्टिंग एरिया बनाया गया है कि फॉरेस्ट इतना है, बैरन पार्ट इतना है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर जिनमें खेती नहीं होती, परमानेंट पास्चर जो पशुओं के लिए है वो है। अब धीरे धीरे परमानेंट पास्चर है वो कम होता जा रहा है, तो पशु कहाँ जाएंगे बेचारे? खेतों में आएंगे। कहाँ जाएंगे बेचारे पशु? पशु आएंगे खेतों में। अब देखो, अगर हम बात करें तो कुछ एरिया है जम्मू कश्मीर का या ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा कर रखा है, या चीन वाला जो एरिया है वो हमको मालूम भी नहीं है, उसका सर्वे हुआ भी नहीं है कि कितना एरिया उनके पास में है हमारा, जिसके अंदर खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर उनका सर्वे हुआ ही नहीं है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। धीरे धीरे जो ज़मीन है जिसके ऊपर हमारे पशु चरते थे चारागाहों के लिए, वो भी कम हो रही है। अगर वो हो रही है तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे हमारे पशु? उनको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, वो कहाँ से खाएंगे? अब अगर हम बात करते हैं किसकी, द पैटर्न ऑफ नेट शोन एरिया वराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य में बात करते हैं, जैसे पंजाब की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा में 80% ज़मीन पे खेती होती है, लेकिन वहीं पे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, वहाँ पे 10% से भी कम खेती होती है। आ रही है बात समझ में? वहाँ पे 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। 33% एरिया पे तो कम से कम जंगल होने चाहिए, जो बहुत ही कम है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 ने यह बताया था। हमारा एक बहुत बड़ा भाग है जो बंजर भूमि कहलाता है, जिसके ऊपर कृषि हो नहीं सकती। एक ऐसा बंजर भूमि भी है जहाँ पे पहाड़ी चट्टानें हैं, सूखी हैं, रेगिस्तान है वाली बहुत बड़ी मिट्टी है, जहाँ पे ना तो लोग रह सकते हैं ना ही खेती हो सकती है। उनका प्रयोग कैसे करें? उसके अलावा बहुत सारी बस्तियाँ बनाई है, सड़कें हैं, रेल लाइन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है? ये सेटलमेंट क्या है? ये वही है जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, ना ही इनको चारागाह बना सकते हैं। लंबे समय तक भूमि संरक्षण और की बात करने वाले और इनको रोकने वाले हैं। अगर हम इनको ऐसे ही दरकिनार करते गए, ठीक है, अगर ध्यान नहीं दिया, तो दिस इन टर्न हैज सीरियस रिप्रिकॉशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। तो ये समाज के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ये हम जानते हैं कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता है, ठीक है। तो रोटी भी हमें ज़मीन से मिलती है, कपड़ा है वो भी ज़मीन से ही मिलता है, और मकान हमारा ज़मीन पे होता है। तो अगर हम बेसिक नीड माने तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स किस पे डिपेंड है? ज़मीन पे है। तो हम करेंगे क्या? रोटी, कपड़ा और मकान के लिए 95% तो हमको इसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर हम आज के टाइम में इंडिया की बात करें, ठीक है, और इंडिया के अंदर भी क्या some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation। ये बिल्कुल से सही है। डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और माइनिंग और क्वायरिंग टू मैनी कंट्रीब्यूटेड, इनसे डिग्रेडेशन बढ़ ही रहा है। ये चीज़ें हमको क्या करनी चाहिए? रोकनी चाहिए। इसके लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए। माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सक्वेशन वर्क इनकम्प्लीट, लिविंग डीप स्केयर्स एंड टेरेस ऑफ ओवर बर्निंग। अब आप ये जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा और क्षेत्र में माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग ज़्यादा करेंगे, पेड़ पौधे, फॉरेस्टिंग है उसको ख़त्म करेंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन होगा। इससे होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे बात करें हम इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ों को काटा गया है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। अब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है, इनके अंदर जो एक्सीड है, पास्चर एरिया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज़्यादा सिंचाई वाली ज़मीन भी डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि खेती ज़्यादा हो रही है तो ज़मीन का जो सही तरीके से यूज़ हो रहा है उससे ज़्यादा ज़मीन यूज़ में ली जाती है। आ रही बात समझ में? कई जगहों पे क्या होता है कि सीमेंट बनाने के लिए और चूने को पीसा जाता है। अब चूने को पीसे तो उससे अपने जो एनवायरनमेंट होता है, वायुमंडल जो होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन एटमॉस्फेयर, और इससे क्या होता है कि प्रदूषण तो होता ही होता है, इसके साथ में ये वापस से जब मिट्टी में आती है तो पानी को सोख नहीं पाती, ठीक है, और इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसा हम बताएं कि पिछले कुछ सालों से अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जल प्रदूषण का वाटर पोल्यूशन का मेन कारण रहा है, मेन सोर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। देश के बहुत सारे हिस्सों में ये कारण रहा है। आ रही है बात समझ में? तो हमको ये ज़रूरी है कि हम शेव करें अच्छे से। और अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट इसका और बाकी है। थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आगे देखते रहिए और पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।